नमस्कार, सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने एथिक्स पीवाईक्यूज के सेशन में पंजाब पीसीएस मेंस के लिए 2013-14 का जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे पेपर 2 और पेपर 4 से। ठीक है, तो पेपर 2 में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से जुड़े हुए होते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को पहले भी बता चुका हूँ। और पेपर 4 में जो क्वेश्चंस हैं वो सिविल सर्विसेज सिचुएशन से जुड़े हुए होते हैं, वेयर योर एबिलिटी टू मेक डिसीजंस और टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड व्हाट इज योर अप्रोच, दैट इज टेस्टेड। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी टेस्ट की जाती है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं पेपर 4 में जनरली देखा गया है, कई बार पेपर 2 में भी उस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं जहां पर पर्टिकुलर सिचुएशंस दी गई होती हैं, जहां पर आप सिविल सर्विस में अगर हों तो उस तरह की सिचुएशन फेस करेंगे, या फिर केस स्टडी के फॉर्म में कुछ दिया गया होता है। तो आज के जो डिस्कशन में हम 2013-14 के मेंस के 4 क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, और 2 थियोरेटिकल हैं, 2 सिचुएशन या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इट वाज क्वेश्चन नंबर 14। ये जीएस पेपर 2 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें क्या पूछा गया है? इंडियन एक्सपीरियंस। एक चीज देखिएगा आप, जनरली पंजाब पीसीएस में या यूपीएससी में भी देखने को मिलता है, एथिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस में एक चीज देखी गई है और क्वेश्चंस में भी देखा गया है कि एक स्टेटमेंट रहता है, उसके बाद क्या कहते हैं, आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टेटमेंट को देने का कोई कारण है तो आपसे उम्मीद की जाती है कि आप उस स्टेटमेंट को किसी फॉर्म में एक्सप्लेन करेंगे और कनेक्ट करेंगे मेन क्वेश्चन से। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो व्हाट इज द क्वेश्चन? इंडियन एक्सपीरियंस shows that the promises made in the Citizens Charter has become more pious declarations with no mechanisms to enforce them. तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, फिर आगे का पार्ट क्वेश्चन का समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये स्टेटमेंट ये कहना चाह रहा है कि सिटीजन चार्टर्स का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया, अब सिटीजन चार्टर होता क्या ये पता होना चाहिए। सिटीजन चार्टर इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ services provided by the government department or organization to the citizens, where a commitment is made to deliver a particular service in a given period of time. यानी सिटीजन चार्टर वो डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट कुछ प्रॉमिस करता है, किसको? अपने क्लाइंट्स को, जो कि सिटीजन्स हैं इंडिया के, कि आपको ये सर्विस हम इतने टाइम में डिलीवर करेंगे और हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। बट स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा गया है कि सिटीजन चार्टर्स में जो प्रोमिसेस किए जाते हैं जनरली वो एस्पिरेशनल हैं। कहने का मतलब है उसमें इंटेंट तो शो होती है, नीयत तो दिखाई देती है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन सिटीजन्स को कोई पर्टिकुलर सर्विसेज एज क्लाइंट्स अच्छे से प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, दे आर पायस डिक्लेरेशंस, बट उनको जब रियल में डिलीवर करने की बात आती है तो देयर आर नो मैकेनिज्म्स टू एनफोर्स देम, तो उनमें कमी पाई जाती है। ऐसा क्यों? शायद अकाउंटेबिलिटी की कमी हो। अकाउंटेबिलिटी जो कंसर्न्ड स्टाफ मेंबर्स हैं गवर्नमेंट के, डिपार्टमेंट के या ऑफिसर्स, वो फिक्स ना की गई हो, वो तरीके से काम न करते हो, या कोई और कमियां हो। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को समझने के बाद आप आगे बढ़ते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लेन मीन्स डिस्क्राइब एंड मेक समथिंग क्लियर। सो एक्सप्लेन ARC2, यहां तक फुल फॉर्म नहीं दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के बारे में बात की जा रही है। एक्सप्लेन ARC2 सजेशंस। तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने 14-15 रिपोर्ट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिफॉर्म्स हैं डिफरेंट एरियाज में गवर्नमेंट के, वो उससे रिलेटेड रिपोर्ट सबमिट की। तो उसमें सजेशंस दिए रिगार्डिंग सिटीजन चार्टर कि इनको कैसे एक इफेक्टिव टूल बनाया जा सकता है सर्विस डिलीवरी का। उसके लिए जरूरी है पब्लिक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना, अकाउंटेबिलिटी इन ऑफिसर्स की फिक्स करना जो सर्विस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नमेंट के पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इंचार्ज या हेड हैं, प्लस उनके जो एम्प्लॉयज या और जो सबऑर्डिनेट्स हैं, उन सबको मिलकर काम करना होगा। तो क्वेश्चन में फिर से पढ़ रहा हूं, आप समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इंडियन एक्सपीरियंस शोज दैट द प्रोमिसेस मेड इन द सिटीजंस चार्टर हैज बिकम mere pious, what you can say, declarations with no mechanisms to enforce them.
एक स्टेटमेंट हो गया। उसके बाद इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन ARC सेकंड सजेशंस टू मेक देम एन इफेक्टिव मींस ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। तो ARC सेकंड यानी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, क्या सजेशंस दी हैं, जिससे कि सिटीजन चार्टर को सच में एक इफेक्टिव टूल बनाया जा सके पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का, जहां पर सर्विस टाइम से डिलीवर हो, और सर्विस अगर डिलीवर ना हो तो जो कंसर्न लोग हैं उनके लिए किसी तरह का कोई क्या कहना चाहिए पनिशमेंट या किसी और तरह का कोई क्या कहना चाहिए प्रॉब्लम, कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि वो अपनी जिम्मेदारी लें और उनको उसका भुगतान करना पड़े अगर वो चूकते हैं अपनी जिम्मेदारी निभाने में। प्लस अगर सिटीजन सफर करता है, मान लीजिए 7 दिन में आपको एक पार्सल डिलीवर किया जाएगा किसी भी पार्ट में इंडिया के, ये कमिटमेंट है अपने सिटीजन चार्टर में इंडिया पोस्ट का। पोस्टल डिपार्टमेंट जो है उसका ये कमिटमेंट है और वो पूरा नहीं कर पाता है, तो फिर ARC सेकंड क्या कहेगा, सिटीजन को कंपेंसेट करो फाइनेंशियली या किसी और फॉर्म में, है ना। तो इस तरह से जो है सिटीजन चार्टर सही मायने में इफेक्टिव हो पाएंगे। तो क्या सजेशंस हैं ARC 2 के, कैसे उनको इफेक्टिव बना जाए, इसके बारे में बात करनी, ठीक है ना। तो अब मैंने थोड़ा सा आपको ब्रॉडली समझाने की कोशिश की कि क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वैसे तो हम समझ ही गए क्वेश्चन को, फिर भी एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन है आपसे एज अ कैंडिडेट व्हेन यू आर अपियरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑन फॉर द पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। सी द एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स यू टू इंटरप्रेट द गिवन स्टेटमेंट। एग्जामिनर की आपसे ये उम्मीद है एज अ कैंडिडेट, एज अ एस्पिरेंट, कि आप ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको प्रॉपरली इंटरप्रेट करें और उसके बाद एक्सप्लेन दी ARC सेकंड सजेशंस, और सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के जो सजेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करें। कौन से सजेशंस, दैट प्रपोज टू कन्वर्ट सिटीजन चार्टर्स फ्रॉम सिंबॉलिक डॉक्यूमेंट्स इनटू एनफोर्सेबल टूल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी बाय फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। उन सजेशंस को जो सिटीजन चार्टर से रिलेटेड हैं, स्पेसिफिक सजेशंस को आपको डिस्कस करना है, जहां पर यह कोशिश की गई है सेकंड ARC के द्वारा कि सिटीजन चार्टर एक इफेक्टिव टूल होना चाहिए, एक सिंबॉलिक डॉक्यूमेंट जिसमें सिर्फ प्रोमिसेस हैं ऐसा बन के ना रह जाए, है ना। एक उसका जो भी कमिटमेंट्स हैं, सर्विस रिलेटेड प्रोमिसेस किए गए हैं, उनको एनफोर्स किया जाए और अकाउंटेबिलिटी कंसर्न ऑफिसर्स या पर्सनल की फिक्स की जाए। तो वो इन सजेशंस को हमें डिस्कस करना है। कैसे हैंडल करेंगे इस डायरेक्टिव को, पहले इफ पॉसिबल, देखो वर्ड लिमिट 200 की है, जरूरी नहीं कि सिटीजन चार्टर को आप डिफाइन करें, लेकिन अगर आप डिफाइन कर सकते हैं 1-2 लाइन में तो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इफ पॉसिबल डिफाइन सिटीजन चार्टर इन ब्रीफ एंड मेंशन द मेन शॉर्टकमिंग्स लीडिंग टू फेलियर। मेन शॉर्टकमिंग्स क्या हैं, जनरली देखा गया क्या, अकाउंटेबिलिटी इज नॉट फिक्स्ड ऑफ द ऑफिशियल्स, कंपेंसेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है, या इस तरह की और चीजें हैं। वो शॉर्टकमिंग्स से रिलेटेड वर्ड्स हैं वो बता दो, वही शॉर्टकमिंग्स हैं, है ना। फोकस देन मेजर पार्ट आपका क्या, मेन बॉडी में आपको किस पर क्या डिस्कस करना है, फोकस ऑन दी सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ARC 2 रिकमेंडेशंस विद रिस्पेक्ट, रिकमेंडेशंस से सजेशंस एक ही बात है, विद रिस्पेक्ट टू सिटीजन चार्टर्स दैट आर मेंट टू मेक देम इफेक्टिव टूल्स ऑफ सर्विस डिलीवरी। वो रिकमेंडेशंस जो स्पेसिफिकली सिटीजन चार्टर को इफेक्टिव टूल बनाने के लिए दिए गए हैं, किसके द्वारा, सेकंड ARC के द्वारा, उनको आप डिस्कस कीजिए। वो कहां दिए गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। एक रिपोर्ट है उनकी, सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका नाम है। 14-15 रिपोर्ट्स हैं सेकंड ARC की, उनमें से एक रिपोर्ट है। आपके लिए सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रिपोर्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट देखी जाए तो सेकंड रिपोर्ट है, एथिक्स एंड गवर्नेंस, उसकी हेडिंग है आपके एथिक्स रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करने के लिए, खासकर UPSC के लिए, पंजाब PCS के एग्जाम में भी उतना ही हेल्पफुल है, ठीक है। बट यहां जो सजेशंस सिटीजन चार्टर से रिलेटेड दिए गए हैं वो किसी और रिपोर्ट में है, अभी आगे डिस्कस करेंगे आंसर में, है ना। देन अब स्कोप क्या है इस आंसर का, क्या क्या कवर किया जा सकता है इसमें। आप क्वेश्चन को समझ गए, क्या डायरेक्टिव उसको कैसे हैंडल करना है, इससे ही पता लग जाता है। एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ second ARC recommendations that points to the ways that can transform citizens charter into the effective tools of public accountability। जो बात पहले कही है वही कही जा रही है, बट उसके बाद एक चीज पे जिस पे एम्फेसाइज करना आपको क्या है, क्लियरली डिस्क्राइब द स्पेसिफिक ARC सेकंड सजेशंस। वो पर्टिकुलर सजेशंस जो सिटीजन चार्टर को इंप्रूव करने के लिए, एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंट बनाने के लिए दिए गए हैं, अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए सजेशंस दिए गए हैं, रिकमेंडेशंस दी गई सेकंड ARC की किसी रिपोर्ट में, उनको आपको डिस्कस करना है। दैट एम्फेसाइज सिटीजन एम्पावरमेंट,
ये चीजों पे फोकस किया गया है। सिटीजन एम्पावरमेंट, सिटीजन एम्पावर्ड हो मतलब सिटीजन को राइट टू आस्क क्वेश्चंस हो, राइट टू डिमांड डिलीवरी ऑफ सर्विस ऑन टाइम हो, अगर वो ना हो तो उसके लिए कंपनसेशन का राइट हो। ये सब चीजें सिटीजन एम्पावरमेंट से जुड़ी हैं। तो क्लियरली डिस्क्राइब स्पेसिफिक ARC सेकंड सजेशंस दैट एम्फेसाइज सिटीजन एम्पावरमेंट that and fix accountability of the concerned officials and grievance redressal। ग्रीवेंस रिड्रेसल कैसे होगा? कंपेंसेशन से होगा। एंड उनकी कोई शिकायत नहीं, उनको दूर कीजिए, क्वालिटी से रिलेटेड कोई बात है तो उसको करेक्ट कीजिए, ये सब चीजें। तो 3 एस्पेक्ट्स पे फोकस करना जरूरी है। उन्हीं सजेशंस के बारे में बात करनी है जो सिटीजन एम्पावरमेंट, फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द कंसर्न्ड ऑफिशियल्स और ग्रीवेंस रिड्रेसल से जुड़े हुए हैं। ठीक है ना? क्या अवॉइड करना है? आपसे ये उम्मीद की जाती है कि आप अननेसेसरली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो सिटीजन चार्टर का है कि हमने पहली बार सिटीजन चार्टर इंग्लैंड में जॉन मेजर जब प्राइम मिनिस्टर थे तब उसके बारे में बात हुई, टोनी ब्लेयर के टाइम में इंप्लीमेंट हुए, ये सब बातें हमने नहीं करनी है ना। जेनेरिक रिफॉर्म्स के बारे में बात नहीं करनी और कोई खास ओवरली इमोशनल होकर क्रिटिसिज्म नहीं करना, प्रैक्टिकल रहना है। ठीक है ना? टू द पॉइंट प्रिसाइज बात करनी है। तो आंसर में क्या कर सकते हैं? जैसा मैंने आपको कहा, आप आंसर स्टार्ट कर सकते हैं सिटीजन चार्टर को डिफाइन करके। डिफाइन नहीं भी कर रहे हैं, 200 वर्ड्स का पूरा यूज करना चाहते हैं तो आप सीधे सिटीजन चार्टर का जो पर्पज है उसको मेंशन कर सकते हैं। ये ओपनिंग लाइन हो सकती है, आपको एक पावरफुल लाइन हो सकती है। तो यहां पर जैसे मैंने कोशिश की है, देखिए मॉडल आंसर आपको एक आइडिया देता है कि कैसे, क्या बेसिक की पॉइंट्स जो होने ही चाहिए आंसर के अंदर और किस तरह से एक अच्छा आंसर लिखा सकता है, कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, कैसे बॉडी में फ्लो बना सकते हो, कैसे कंक्लूड कर सकते हो। बट ये नहीं कि एज इट इज वही आंसर लिखना है, आप उससे बेहतर भी आंसर लिख सकते हो। एवरी कैंडिडेट इज यूनिक, बट आपसे ये उम्मीद जरूर की जाती है कि जो की पॉइंट्स हैं वो किसी के आंसर में मिस नहीं होनी चाहिए अगर अच्छा आंसर लिखना है तो। बाकी आपकी लैंग्वेज, आपकी वोकेबुलरी, आपके एग्जांपल्स आपके अपने हैं। ठीक है ना? सो सिटीजन चार्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू डिफाइन सर्विस स्टैंडर्ड्स, राइट? सिटीजन चार्टर्स वर इंट्रोड्यूस्ड, इंडिया की बात हो रही है तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, टू डिफाइन सर्विस स्टैंडर्ड्स। कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो स्टैंडर्ड डिफाइन कर देगी कि हम अच्छी क्वालिटी की सर्विस देंगे, अच्छा स्टैंडर्ड होगा और ये है, उसमें क्या एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव वो बताने की कोशिश की जानी चाहिए। टू डिफाइन सर्विस स्टैंडर्ड्स एंड प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है ना? बट इन इंडिया दे लार्जली रिमेन नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशंस लैकिंग एनफोर्सेबिलिटी। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है सिटीजन चार्टर को लेकर? प्रॉमिस तो कर दिए गए, सर्विस स्टैंडर्ड्स तो बता दिए गए, लेकिन जब उनको इंप्लीमेंट करने की बात आई तो उसमें कमी पाई गई। क्यों? क्योंकि नॉन बाइंडिंग डिक्लेरेशंस हैं। अगर आप चूक रहे हैं तो उसके लिए आपकी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं की गई है, वो कमी है, उसको पूरा करना जरूरी है। अगर सिटीजन का नुकसान हो जाए तो उसको कंपनसेट करना या उसकी कोई शिकायत नहीं, ग्रीवेंस रिड्रेसल के मैकेनिज्म पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो ये लूपहोल्स हैं। दे लैक इन्फोर्सेबिलिटी। तो जब आप ये चीज इन्फोर्स नहीं करेंगे तो फिर सिटीजन को सही मायने में अच्छी क्वालिटी की सर्विस कैसे मिलेगी, ये समस्या है। ठीक है ना? तो दे आर मोर ऑफ अ, मतलब सिटीजन चार्टर्स इन इंडिया आर मोर ऑफ अ डॉक्यूमेंट ऑफ इंटेंट। नीयत तो अच्छी है, बताया गया है, दे एक्सप्रेस द इंटेंट ऑफ अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विदाउट एनी इफेक्टिव मैकेनिज्म टू एनफोर्स देम। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सेकंड ARC ने कुछ सजेशन दिए। कहां पर? द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन इन इट्स 12th रिपोर्ट, नाम का रिपोर्ट का ब्रैकेट में बता दिया, citizen centric administration has observed that without binding commitments and reversal the charters remain mere pious declarations। ये ही लैंग्वेज यूज की गई है जो क्वेश्चन में है सेकंड ARC में। अभी आपने पढ़ा कितना है उस पर डिपेंड करता है। तो सेकंड ARC का ये कहना है कि सिटीजन चार्टर एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, सर्विस डिलीवरी को देने के हिसाब से नीयत को दिखाता है गवर्नमेंट के, उसके डिपार्टमेंट्स की, उसके ऑर्गेनाइजेशंस की, वो अच्छी सर्विस डिलीवर करना चाहते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है? बाइंडिंग कमिटमेंट्स नहीं है, कंपल्सन नहीं आती जो लोग पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चला रहे हैं उनके ऊपर। तो कंपल्सन जब नहीं होता, बाइंडिंग कमिटमेंट्स नहीं होते, जब डर नहीं होता कि अगर हमने सर्विस डिलीवरी टाइम से नहीं किया, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज की तो हमारे ऊपर भी उसका कुछ गाज गिरेगी, तो फिर क्या होता है? सर्विस डिलीवरी में कमियां रह जाती हैं। तो इसलिए उनको एनफोर्सेबल बनाना, कमिटमेंट्स को बाइंडिंग बनाना, ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। ये ARC 2 ने, सेकंड ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशंस में कैसे और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए वो सजेशंस दिए हैं। ठीक है, तो उनके बारे में बात करते हैं।
तो the second administrative reforms commission has made the following recommendations. Recommendations means suggestions to transform citizen charter को improve करने के लिए, to improve citizen charters and make them effective tools of public accountability. कैसे? अब हम उन सजेशंस को डिस्कस करेंगे. देखिए 200 वर्ड्स की लिमिट है, हो सकता है ज्यादा पॉइंट्स हो आपके पास, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, हो सकता है कम पॉइंट्स हो. तो कम पॉइंट्स हो, ज्यादा पॉइंट्स हो. स्मार्ट कैंडिडेट क्या करता है, जैसे गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए, इमेजिन करके भी कॉमन सेंस से भी एक अच्छा आंसर लिख सकते हो कि क्या सजेशन दिए होंगे सेकंड एआरसी ने. आप कुछ ना कुछ जरूर लिख सकते हो. सेकंड एआरसी ने ये सजेशन दिया होगा कि भैया अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कंसर्न पर्सनल की पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, तो आप अकाउंटेबिलिटी वर्ड जरूर यूज कीजिए. सिटीजन्स को एम्पावर करना बहुत जरूरी है. सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस के लिए पूरे सेकंड एआरसी के रिकमेंडेशंस हैं. ठीक है, तो सिटीजन को एम्पावर कैसे करेंगे, जब उसकी शिकायतों का निदान होगा. ग्रीवेंस रिड्रेसल का एक मैकेनिज्म हर डिपार्टमेंट के अंदर होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा. आप यूपीएससी पीपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, उनका भी कोई ना कोई सिटीजन चार्टर होगा, उसको देखेगा वहां पर क्या सर्विसेज डिलीवर करते हैं, ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म क्या है, वो मेंशन होना चाहिए, है ना. और वो जब तक नहीं है तब तक नियत को दर्शाएगा उस बॉडी की सिटीजन चार्टर, बट वो एक बाइंडिंग कमिटमेंट वाला टूल नहीं है, टूल ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी नहीं है तब तक. राइट. तो पहला रिकमेंडेशन क्या दिया है, द चार्टर्स मतलब सिटीजन चार्टर्स शुड नॉट बी यूनिफॉर्म मैंडेट्स फ्रॉम टॉप. मतलब सिटीजन चार्टर्स यूनिफॉर्म मैंडेट, भाई टॉप से टॉप मोस्ट जो ऑफिसर्स या जेंट्री जो ऊपर बैठी डिपार्टमेंट की, उन लोगों ने तय कर दिया कि ये सर्विसेज हमें डिलीवर करनी है, ये मेंशन कर दिया, बात खत्म हो गई. नो, रियलिस्टिक बनाना है अगर किसी सिटीजन चार्टर को, क्योंकि वो सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं आप, तो जो सिटीजन्स हैं वो आपके क्लाइंट्स हैं, उनका भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. इंटरनल क्लाइंट्स आपके एम्प्लॉयज हैं, वो कैसे सर्विस डिलीवरी करेंगे, क्या उनके पास वो स्किल्स हैं कि नहीं, उनको ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं, उनसे भी जानना जरूरी है. कहने का मतलब ये है, देयर शुड बी डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्मुलेशन केटरिंग टू लोकल नीड्स एंड स्पेसिफिक ऑफिस रियलिटीज. तो जब आप एक सिटीजन चार्टर तैयार कर रहे हैं, एक डिपार्टमेंट तैयार कर रहा है, एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रही है, तो उसको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि कुछ चंद लोग ऊपर बैठे हुए सिटीजन चार्टर के सारे कंटेंट को तैयार ना करें, प्रोमिसेस लिख के रख के छोड़ ना दें, बल्कि उसको रियलिस्टिक बनाएं और उसमें डिसेंट्रलाइज फॉर्मुलेशन होना जरूरी है. मतलब और लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए जो बेनिफिट लेने वाले हैं उस सर्विसेज का, जिनको सर्विसेज लेनी है और जिनको सर्विसेज देनी है. वो तो चेन ऑफ कमांड होती है ना, ऊपर से नीचे तक जो लोग इन्वॉल्व होने वाले हैं, राइट फ्रॉम द कंज्यूमर टू द टॉप मोस्ट ऑफिशियल, सबका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. सिर्फ टॉप मोस्ट अथॉरिटीज को नहीं डिसाइड करना चाहिए कंटेंट सिटीजन चार्टर का. और फिर उनको देखना चाहिए जो सर्विसेज वो दे रहे हैं वो लोकल नीड्स को पर्टिकुलर सिनेरियो में पूरा करेगा कि नहीं करेगा, और आपका जो डिपार्टमेंट या ऑफिस है वो किस हद तक पूरा कर सकता है, उस हिसाब से सिटीजन चार्टर प्रैक्टिकल बनाना चाहिए. मालूम पड़ा आपके पास रिसोर्सेज या मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, लेकिन आपने प्रोमिसेस बड़े बड़े कर दिए, तो वो अनरियलिस्टिक हो जाएगा. कहने का मतलब ये है. दूसरी रिकमेंडेशन या सजेशन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने क्या दिया है सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन वाली रिपोर्ट में. इन्होंने कहा है कि द सिटीजन चार्टर्स शुड बी ड्राफ्टेड ओनली आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स. और लोगों से कंसल्ट करके, स्टेक होल्डर से कंसल्ट करके जो है सिटीजन चार्टर को तैयार करना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट का ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए. स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं, जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, लेना देना है सिटीजन चार्टर से, या उसमें प्रॉमिस किए गए कमिटमेंट्स और सर्विसेज से पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की, वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं. तो राइट फ्रॉम दी व्हाट यू कैन से ब्यूरोक्रेट्स और मैनेजर्स इन्वॉल्व्ड, एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, एवरीबडी इज अ स्टेक होल्डर, है ना. सबकी स्टेक है किसी न किसी तरह से. तो स्टेक होल्डर जनरली कौन हो सकते हैं, जैसे आप सर्विस ले रहे हैं किससे, कहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बहुत सारे काम करती है, हेल्थ फैसिलिटीज को भी देखती है, वाटर सप्लाई भी देखती है, सैनिटेशन को भी देखती है. तो कहने का मतलब ये है, द चार्टर शुड बी ड्राफ्टेड ओनली आफ्टर एक्सटेंसिव कंसल्टेशन विद स्टेक होल्डर्स सच एज, क्या हो सकते हैं, members of the civil society, citizens, NGOs, employees and the end users, or
कंज्यूमर्स। इस तरह के सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट होने के बाद सिटीजन चार्टर का डॉक्यूमेंट जो कि रियलिस्टिक लगेगा, ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, है ना। इसलिए सो दैट द प्रोमिसेस इंक्लूडेड रिगार्डिंग सर्विस डिलीवरी इन द चार्टर आर रियलिस्टिक इन नेचर। दिस शुड नॉट बी हवा बातें नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जो प्रॉमिस कर रहे हो वो डिलीवर कर पाओ। कहते हैं ना कि अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर, तब आपकी वाहवाही होगी, अदरवाइज क्रिटिसिज्म होगा। फिर थर्ड क्या सजेशन या रिकमेंडेशन दिया है सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने? उसका ये कहना है कि वेग एश्योरेंसेस, मतलब वेग सा आपने कोई बात कह दी, एश्योरेंस दे दिया, वो उससे काम नहीं चलेगा। जैसे आपने लिख दिया प्रॉम्प्ट सर्विस, हम एकदम सर्विस देंगे। प्रॉम्प्ट सर्विस तो एक बात है, प्रॉम्प्ट सर्विस का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो भी डिफाइन होना चाहिए। प्रॉम्प्ट सर्विस का मतलब कहीं पर होता है कि आप लेटर पोस्ट करने जा रहे हैं, है ना, आज ही लेटर जो है आपका लेटर बॉक्स से निकल जाएगा। प्रॉम्प्ट सर्विस मतलब आसपास के एरिया में आज ही पहुंच जाएगा, 100-200 किलोमीटर में एक दिन में पहुंच जाएगा, डिस्टेंस अगर उससे ज्यादा है तो 3-4 दिन लगेंगे। मतलब स्पेसिफिक बताइए, है ना। इस तरह के वेग एश्योरेंसेस मत दीजिए। तो वेग एश्योरेंसेस लाइक प्रॉम्प्ट सर्विस मस्ट बी रिप्लेस्ड विद प्रिसाइज, टू द पॉइंट, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड्स एंड क्वांटिफाइबल कमिटमेंट्स। ऐसे कमिटमेंट्स लीजिए जिनको मेजर किया जा सके, क्वांटिफाई किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, XYZ पार्सल विल बी डिलीवर्ड विद इन अ वीक। ये कैसा कमिटमेंट है? ये क्वांटिफाइबल है, ये प्रिसाइज है। आप कह रहे हैं कि इंडिया के किसी भी पार्ट में, चाहे वो पहाड़ हो, प्लेन हो, इलाका डेजर्ट हो, हम आपका पार्सल एक हफ्ते में कहीं भी के अंदर कहीं भी पहुंचा देंगे। ये कमिटमेंट आपने कर दिया इंडिया पोस्ट ने। अगर वो किसी वजह से पार्सल डिले हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो देयर शुड बी इंक्वायरी काउंटर फॉर द क्लाइंट, द सिटीजन हु इज अ क्लाइंट, it should be there. He has certain queries, there should be grievance redressal, and if the parcel is damaged or not reached, it is lost, then there should be a provision for क्या, compensation to the citizen. तब सही मायने में सिटीजन चार्टर एक इफेक्टिव टूल बनेगा ऑफ गुड सर्विस डिलीवरी, जहां पर अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो रही है, जहां ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जगह पर है, कंपेंसेशन का प्रोविजन है ना, क्वालिटी पे ध्यान दिया जा रहा है, तब वो मतलब मायने रखता है सिटीजन चार्टर। ये सब होना चाहिए। एक सजेशन और दिया है सेकंड ARC ने, वो क्या कहता है? एवरी चार्टर मस्ट हैव अ बिल्ट इन ग्रीवेंस रिडक्शन मैकेनिज्म। ये बात मैं कह चुका हूं। इट एम्फसाइजेस कंपेंसेशन फॉर सिटीजंस इफ स्टैंडर्ड्स आर नॉट मेट। इसलिए द कॉस्ट मस्ट बी शिफ्टेड टू द गवर्नमेंट और इट्स डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन विच इज गिविंग सर्विस, नॉट टू द सिटीजन। सिटीजन क्यों डैमेज है ना? सिटीजन आपका क्लाइंट है, आपकी जिम्मेदारी है उसको अच्छी सर्विस देना, कि नहीं। पांचवा एक सेशन और इंपॉर्टेंट दिया, एक्सटर्नल ऑडिट। जो ऑडिट होना चाहिए, जो इवैल्यूएशन होना चाहिए कि सिटीजन चार्टर में जो कमिटमेंट किए गए वो पूरे तरीके से किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट का हर एम्प्लॉय, हर व्यक्ति अपना काम अच्छे से कर रहा है, कंज्यूमर को, एंड यूजर को सर्विसेज अच्छे से मिल रही कि नहीं, वो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा होनी चाहिए इवैल्यूएशन। एक्सटर्नल ऑडिट इज क्रूशियल टू इंश्योर efficiency. Furthermore, officials must be held personally accountable. ये बात जरूरी है, accountability फिक्स करना, for failing to meet the chartered standards of the charter or the standards which are or commitments which are made in the citizens charter related to particular department or organization. Accountability फिक्स होनी चाहिए, grievance redressal mechanism होना चाहिए, compensation का provision होना चाहिए, precise standards होने चाहिए, quantifiable commitments objective होने चाहिए, है ना, और स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए सिटीजन चार्टर को ड्राफ्ट करते वक्त। पूरा आइडिया है सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस का। ये जो है सजेशंस है। तो आपने आंसर क्वेश्चन को पूरी तरह से आंसर कर दिया है। अगर आपके पास थोड़ा सा स्पेस बचता है, कंक्लूडिंग रिमार्क्स भी दे दीजिए। क्या हो सकते हैं? जैसे आई हैव ट्राइड टू गिव अ कंक्लूजन इन 1-2-3 लाइंस। कोई जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही कंक्लूजन दें, बट एक वर्ड है सेवोत्तम। सेवोत्तम इज अ मॉडल विच कैरीज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप्स टू एंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी टू द सिटीजंस as mentioned in the Citizens Charter, where it pays attention to fixing accountability, grievance redressal mechanism, and compensation, such factors.
है ना। तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ARC सेकंड एडवोकेट्स एनफोर्सेबल अकाउंटेबिलिटी वेरिन, क्योंकि आपके क्वेश्चन में इसी वर्ड को ज्यादा एम्फोसाइज किया गया, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, है ना। लोगों के प्रति जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए, किसकी, ऑफिसर्स की जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं और सिटीजन चार्टर को ध्यान में रखते हुए सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं, वो हेड हैं, वो उनकी ड्यूटी है। तो उनको ध्यान रखना है कि जो कमिटमेंट किए गए हैं ध्यान से पूरे किए जाए, ये उनकी जिम्मेदारी होगी अगर वहां कोई कमी रहती है। सो ARC सेकंड एडवोकेट्स एनफोर्सेबल अकाउंटेबिलिटी वेयर इन परफॉर्मेंस शुड बी लिंक्ड विद पेनल्टी एंड फीडबैक। ये दो चीजें बहुत जरूरी होनी चाहिए। ये मैंने कंक्लूजन में क्यों लिखा है, क्योंकि रिपीटेटिव नहीं होनी चाहिए कोई बात आपकी। आप जो आंसर लिख रहे हो उसमें एक बार जो बात कह दी है दोबारा दोबारा मत लिखो, है ना। तब आपके पास ज्यादा वर्ड्स भी होंगे और कम सब वर्ड्स भी हैं तो आप ज्यादा बातें कह पाएंगे, ठीक है ना। सो सेकंड ARC advocates enforceable accountability wherein performance should be linked with penalty and feedback. इसलिए to ensure better quality of service delivery as promised in the citizens charter of a particular government department or organization, right? These recommendations would help in improving the citizens charter and make them enforceable social contracts between whom the state or its agencies or departments and citizens. ये बात आप नहीं भी कहें तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, बट ये बात कहीं अगर आपने ऐड कर दी तो वैल्यू एडिशन हो जाएगा आपके आंसर में। वो क्या है, सेकंड ARC ऑल्सो सजेस्टेड दी कंपल्सरी अडॉप्शन ऑफ सेवोत्तम मॉडल फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड डिपार्टमेंट्स हैविंग पब्लिक इंटरफेयर्स। जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट पब्लिक से डील करते हैं, उनको किसी तरह की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, है ना, या क्या कहना चाहिए, उनको किसी भी तरह से सर्व करते हैं, तो उनके लिए जरूरी है कि सेवोत्तम मॉडल वो अडॉप्ट करें, सो दैट वो कमिटमेंट्स टाइमली और बेटर क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए प्रोवाइड कर सकें, पूरे कर सकें। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन 16 में दो पार्ट्स थे, जो पार्ट बी है, इट वाज, इसमें जो है ये एथिक्स या एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स से रिलेटेड नजर आता है। तो क्या क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स की लिमिट है इसके अंदर। क्वेश्चन कह रहा है, अगेन यहां पर आप क्या देखते हैं, एक स्टेटमेंट है और फिर अगेन उसके फिर एक क्वेश्चन पूछा गया मैं, ई गवर्नेंस इज अ टूल फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट। ये स्टेटमेंट है। टू व्हाट एक्सटेंट इट इज ट्रू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो पहले स्टेटमेंट को समझते हैं और उसके बाद क्या लिखना है, क्या एक्सपेक्टेशन एग्जामिनर की आपसे एज अ कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस, वो समझते हैं। ई गवर्नेंस इज अ टूल फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट। ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि ई गवर्नेंस जो है एक इफेक्टिव टूल है, किस लिए, एम्पावर करने के सिटीजन्स को। कैसे, इसके लिए आपको एम्पावरमेंट का मतलब पता होना चाहिए। एम्पावर कैसे हो सकता है कोई सिटीजन, अगर गवर्नमेंट कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही है, कोई डिपार्टमेंट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और उसमें ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसमें उससे वो कम्युनिकेशन, दे कैन प्रोवाइड इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दे कुड बी इंफॉर्मेशन शेयरिंग, दे कैन प्रोवाइड टाइमली सर्विसेज, है ना। ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है एम्पावरमेंट होता है। सिटीजन को राइट टू आस्क क्वेश्चन, राइट टू डिमांड गुड क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सब अगर मिल रहा है, ई गवर्नेंस उस चीज को फैसिलिटेट करता है। कैसे, आपने देखा होगा बहुत सारे ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं। ई गवर्नेंस है क्या, ये पहले पता होना चाहिए। ई गवर्नेंस इज द use of information and communication technologies and using such technology, certain platforms to provide services, information, etc. to the citizens. Example, DBT, direct benefit transfer. पंजाब में सुविधा पवन नाम के दो गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैं, उनके बारे में जिक्र कर सकते हैं। आधार, UPI, these are all mechanisms where ICT is used to make people's life better, to deliver good quality services, right? And cut the role of mediators and therefore prevent corruption. ये गवर्नेंस का काम है। इस तरह से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस प्रमोट होता है और इस तरह से पब्लिक का एम्पावरमेंट होता है। सवाल पूछा गया टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब अप टू व्हाट डिग्री इट इज ट्रू इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में किस हद तक ठीक है ये स्टेटमेंट। ये बात सही है कि ई गवर्नेंस ने काफी हद तक एम्पावरमेंट किया है, बट ये बात भी सही है कई ऐसी लिमिटेशंस हैं जिनकी वजह से ये यूनिवर्सल क्या कहना चाहिए एम्पावरमेंट नहीं हो पाया, सभी लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, वो कमियां रह गई। तो आपसे क्या उम्मीद की जा रही है इस क्वेश्चन में, एज एन एस्पिरेंट यू आर सपोज टू इंटरप्रेट द गिवन स्टेटमेंट, इवेल्युएट, लुक एट द
achievements and limitations of e-governance as a tool for people's empowerment in the Indian context. And then you have to arrive at a nuanced, proper judgment regarding the degree of success of achieved by e-governance in empowering the citizens. ये करना है आपको. कैसे हैंडल करोगे उस डायरेक्टिव को? पहले यू कैन एक्सप्लेन ई-गवर्नेंस की डेफिनेशन दे सकते हो. 100 वर्ड्स हैं तो शायद ना दे पाओ, तो आप सीधे इंपॉर्टेंस पे आ जाओ. एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ ई-गवर्नेंस इन एम्पावरिंग सिटीजंस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल्स. इंपॉर्टेंस में आप अचीवमेंट्स भी बता रहे हो. एंड देन व्हाइल प्रेजिंग ई-गवर्नेंस एज अ टूल ऑफ एम्पावरमेंट आल्सो हाईलाइट द लिमिटेशंस. आपसे ये उम्मीद नहीं की जा रही इस क्वेश्चन में, इसलिए टू व्हाट एक्सटेंट पूछा गया है कि आप सिर्फ ई गवर्नेंस को प्रेस करते चले जाएं. आपको प्रेस करना है, अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है, बट जो कमियां हैं उनको भी बताना है, ताकि आप बता सको कि अभी एक लंबा डिस्टेंस तय करना है ई गवर्नेंस को इफेक्टिव टूल बनाने का यूनिवर्सल एम्पावरमेंट, सिटीजन एम्पावरमेंट के लिए. ठीक है. स्कोप क्या देयरफॉर है इस क्वेश्चन में आंसर लिखने का? देखिए, स्कोप माने रेंज. क्या क्या लिखा जा सकता है? यू हैव टू एक्सप्लेन द गिवन स्टेटमेंट कीपिंग इन माइंड द वेज ई गवर्नेंस. सो वेज, कैसे कैसे ई गवर्नेंस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द पीपल्स एम्पावरमेंट. दैट इज, तो वेज क्या होती हैं? ये जरूरी ये चीजें आप लिखें, बट दिमाग में आपको होनी चाहिए आंसर लिखते हो, तो आप एक बेटर आंसर लिख पाएंगे. हाउ ई गवर्नेंस और ई गवर्नेंस टूल्स इन प्लेटफॉर्म्स एम्पावर सिटीजंस. इस तरह से करते हैं बाय इंक्रीजिंग एक्सेस टू इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन शेयरिंग के जरिए, राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत आप जानकारी लेते हैं, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है. उसी तरह से आप किसी गवर्नमेंट प्रोग्राम या पॉलिसी के बेनिफिशियरी हैं, आप ऑनलाइन जाकर और पर्टिकुलर ऐप को यूज करके, जैसे उमंग ऐप पे गवर्नमेंट की, आप चेक कर सकते हैं कि क्या स्टेटस है आपको, वो जो फंड्स मिलने वाले हैं कहाँ पहुंचे, कितने मिलने वाले हैं, कम या ज्यादा क्यों मिल रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी आपको, है ना. तो इट ई-गवर्नेंस empowers people by providing, making the tools of e-governance are various digital platforms. They make available information to the citizens, है ना. People गवर्नमेंट इंटरफेस बढ़ जाता है. डायरेक्टली आप सर्विस ले लेते हैं, बीच में मीडिएटर्स का रोल खत्म हो जाता है. इट देयरफॉर improves, enhances participation of citizens in the governance. Why? आपसे फीडबैक भी मंगा सकता है कई बार, तो आप फीडबैक दे रहे हैं, पार्टिसिपेशन हो रहा है ना. कैसे इंप्रूव किया जाए? ट्रांसपेरेंसी आते सिस्टम में, अकाउंटेबिलिटी कंसर्न लोगों की फिक्स होती है. अगर कहीं लूपहोल होगा आप शिकायत कर सकते हैं, है ना, कमियों को आप उजागर कर सकते हैं, और जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना पड़ेगा. देन रिड्यूस्ड डिपेंडेंस ऑन इंटरमीडियरीज, मिडिलमैन का रोल खत्म हो जाता है. अब कोई क्या कहना चाहिए, पर्सनल असिस्टेंट है किसी ऑफिसर का, कोई क्लर्क है, हर बात के लिए उससे नहीं मिलना आपको. कई जैसी सर्विसेज हैं जो आप सीधे ऑनलाइन अवेल कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज करके. एंड नाउ इट यू कैन क्लेम राइट्स इन सर्विसेज. इस तरह से सिटीजन एम्पावरमेंट होता है. तो आपको एक बैलेंस आंसर लिखना है जहां पर आपको अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करना है, लिमिटेशंस को हाईलाइट करना है, और ये बात एस्टैब्लिश करनी है कि पीपल्स एम्पावरमेंट इज एन ongoing process. To use e-governance as a tool of people's empowerment or citizens empowerment, lot more needs to be done so that it becomes a complete or universal phenomena. हर सिटीजन बेनिफिशियरी बन जाए, हर सिटीजन एम्पावर हो जाए, वो अभी नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? वो लिमिटेशंस की वजह से, वो हम डिस्कस करेंगे आगे. अवॉइड क्या करना है इसमें? डू नॉट सिंपली प्रेज ई-गवर्नेंस, यू हैव टू अवॉइड यूजिंग ओवर सेलिब्रेटरी टोन. बहुत ज्यादा आप सेलिब्रेट करने लगे कि ई-गवर्नेंस ने सब कुछ बदल के रख दिया, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं करना, बैलेंस रहना है. ठीक है. अब आंसर की तरफ एज सच चलते हैं. 100 वर्ड्स हैं तो मैंने कोशिश की है कि कॉम्पैक्ट ही आंसर लिखूं, है ना. अगर आप मार्केट में मटेरियल देखने लगे तो उन्होंने तो सारा कुछ दे दिया है, बट इट डज नॉट सॉल्व एनी पर्पस. आपको ये देखना पड़ेगा कि 100 वर्ड्स, मतलब 100 to 110 वर्ड्स में आप एक बेहतर आंसर कैसे लिख सकते हैं. प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और इंफॉर्मेशन को कॉम्पैक्ट तरीके से कैसे प्रेजेंट किया जाए ये जानना पड़ेगा. सो ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स आप सीधे ओपन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंस पे आ गए, सीधे एग्जाम्पल भी दे दिया आपने. यह सही तरीका है कि आप कम शब्द अगर आपके पास हैं तो ज्यादा इंफॉर्मेशन पैक कर सकें, है ना. एक भी वर्ड, एक भी सेंटेंस वेस्ट नहीं कर रहे आप. ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई, है ना, I think it is Universal Payments Interface, if I'm not wrong. यूपीआई, आधार, उमंग एंड सुविधा. सुविधा पंजाब गवर्नमेंट की एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है.
तो आप क्योंकि पंजाब पीछे इसके लिए पर हो रहे हैं, तो सुविधा पवन इस तरह के जो ई स्ट्रिक्ट ऐसी जो स्कीम्स हैं पंजाब गवर्नमेंट की, जो ई गवर्नेंस के टूल्स हैं, उनके एग्जाम्पल जरूर दे सकते हैं. ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई, आधार, उमंग एंड सुविधा सेव टाइम एंड कॉस्ट. पहला काम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस और बेनिफिट क्या है, दे सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड रिड्यूस करप्शन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज. जैसे उमंग जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, उससे करीब हजारों सर्विसेज एक ही जगह मिल जाती हैं. आप अपना कोई बिल भी पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, कोई सर्टिफिकेट भी चेक कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना. तो इस तरह से पेंशन के रिकॉर्ड्स देख सकते हैं, पेंशन में कोई कमी है, कुछ करेक्शन करना है तो ही अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से, है ना. सो ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म्स लाइक यूपीआई, आधार, उमंग एंड सुविधा सेव टाइम एंड कॉस्ट एंड रिड्यूस करप्शन बाय प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एक्सेस टू व्हाट, इंफॉर्मेशन, डायरेक्ट एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड थाउजेंड्स ऑफ सर्विसेज. इसी तरह से कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं रूरल एरियाज में, सीएससीज, दे एम्पावर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस हैं, उनको एम्पावर करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. कैसे, बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू 1.5 लाख आउटलेट्स देश भर में फैली हुई हैं, जहां फॉर सब्सिडीज, एलपीजी सब्सिडी लेनी है ना, उज्ज्वला स्कीम में बेनिफिट लेना है तो वो सब यहाँ मिल जाएंगे. खाद की सब्सिडी लेनी है फॉर सब्सिडीज, या प्रधानमंत्री जनधन योजना में पैसा आया है वो चेक करना है, फॉर सब्सिडीज एंड सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा. लैंड रिकॉर्ड चाहिए, बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, आपको ऐसी चीजें इजीली यहां से मिल जाती है. एक बार बन का सर्टिफिकेट आपको कॉपी दोबारा चाहिए, आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, है ना, एक्सेट्रा. ऑनलाइन ग्रीवेंस रिड्रेसल, सीपी ग्राम से एक प्लेटफॉर्म है, स्कीम है, एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट फोस्टर अकाउंटेबिलिटी. तो ये जो वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं, यही क्या कहना चाहिए, इंपॉर्टेंस और अचीवमेंट, बेनिफिट को ई गवर्नेंस टूल्स के दर्शाते हैं. फिर आप, क्योंकि 100 वर्ड्स हैं तो आपने इतनी सारी बातें एक पैराग्राफ में कह दी, है ना. और फिर आप आ गए सीधे लिमिटेशंस पे. पूछा है टू व्हाट एक्सटेंट, है ना, दे आर सक्सेसफुल इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, व्हाट, ई गवर्नेंस इज अ टूल फॉर पीपल्स एम्पावरमेंट. तो आपको लिमिटेशन बतानी पड़ेंगी, एक्सटेंट तभी डिसाइड होगा कि हाँ काफी कुछ हुआ है लेकिन कुछ कमियां भी हैं, मतलब टू अ ग्रेट एक्सटेंट बट नॉट फुली. बट ई गवर्नेंस इज लिमिटेड बाय सेट ऑफ फैक्टर्स. व्हाट इज दैट, डिजिटल डिवाइड एक फैक्टर है, जेंडर डिवाइड भी है, कंपेयर टू मेल, फीमेल्स स्पेशली रूरल एरियाज आर स्टिल लेस लिटरेट. देन डिजिटल डिवाइड अर्बन रूरल एरियाज में, अर्बन एरियाज में इंटरनेट ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज ज्यादा इजीली अवेलेबल है, रूरल एरियाज में कम है. तो कई बार इस तरह की फैसिलिटीज और प्लेटफॉर्म्स का जो एक्सेस है लोगों को नहीं मिल पाता, खासकर वो लोग जो थोड़ा सा मार्जिनलाइज सेक्शंस को बिलोंग करते हैं. ये समस्याएं हैं, है ना. डिजिटल डिवाइड अफेक्ट्स ऑलमोस्ट 1/3, कितना, लगभग 35-36% पॉपुलेशन जो है ऑफ द रूरल पॉपुलेशन स्टिल इज नॉट सफरिंग ड्यू टू लैक ऑफ इंटरनेट और ब्रॉडबैंड फैसिलिटीज. ये समस्या है, तो उनको किसी और स्केल पर लेनी पड़ती है. लो डिजिटल लिटरेसी, लोगों को इंटरनेट को यूज करने की और बाकी इस तरह की चीजों की समझ नहीं, कंप्यूटर को यूज करने की समझ नहीं है, तो डिजिटल लिटरेसी की कमी है. तो what it does, it excludes almost 1/4, 25% of the population from the services which can be availed by using e-governance tools. फिर साइबर सिक्योरिटी ब्रीचेस का भी एक खतरा रहता है. इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रॉडबैंड या इंटरनेट फैसिलिटी है लेकिन कई बार हिकअप्स क्रिएट होते हैं. क्यों, ऑप्टिकल फाइबर्स नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अंडरग्राउंड केबल्स का अच्छा नेटवर्क नहीं है, खासकर इंटीरियर एरियाज में नहीं है, तो वहां प्रॉब्लम्स आती हैं, है ना. तो उससे बैंकिंग, क्योंकि बैंक के जरिए बहुत सारा पैसा वगैरह आना होता है सब्सिडीज, तो बैंक भी उस तरह की फैसिलिटी नहीं डिलीवर कर पाते हैं, है ना. अर्बन बायस इन सर्विसेज लिमिट्स नेशन वाइड इम्पैक्ट, राइट. ये लिमिटेशंस आपने बता दी कुछ इस तरह की, और उसके बाद आ गए आप सीधा कहां पर, आप चाहें तो इसको और छोटा कर सकते हैं अगर आप शब्दों की कमी पड़ रही है. डिजिटल डिवाइड अफेक्टिंग ऑलमोस्ट 37% ऑफ द पॉपुलेशन, ऐसे लिख दिया आपने, तो और कंपेक्ट कर सकते हैं, है ना. बट मेन पॉइंट लिखने चाहिए, मिस नहीं होने चाहिए. और कंक्लूड कर दिया एक दो लाइन में. दस ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स हैव मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन पीपल्स एम्पावरमेंट, बट स्टिल लॉट नीड्स टू बी डन टू इंप्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. कहां कमी रह गई है, खासकर किस लिए ये प्रॉब्लम्स, लिमिटेशंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, टू इंप्रूव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लिटरेसी. व्हाई, टू इंश्योर यूनिवर्सल एम्पावरमेंट. दैट्स इट. तो एक एक शब्द का चयन ठीक तरह से होना चाहिए. I hope this exercise is beneficial for you.
तो ये थे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस जो जीएस पेपर 2 में पूछे गए 2013-14 के पंजाब पीसीएस के मेंस के क्वेश्चन में। अब आते हैं जीएस पेपर 4 पे, जहां पे 2 क्वेश्चन पूछे गए और वो दोनों क्वेश्चन केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस नजर आते हैं, यहाँ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16 इन जीएस पेपर 4 ऑफ 2013-14, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट एंड लेट अस अंडरस्टैंड इट। टैक्स इवेजन मतलब टैक्स चोरी इज अ सीरियस क्राइम, एक बड़ा क्राइम है, बड़ा गंभीर जो है अपराध है। टैक्स इवेजन इज अ सीरियस क्राइम एज एन इनकम टैक्स कमिश्नर। अब आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, या आप प्रोटैगनिस्ट हैं, मेन हीरो हैं इस सिचुएशन के। आपने कुछ अब करना है, यहाँ पर क्या करना है देखते हैं, क्या आपसे एक्सपेक्टेशन है एग्जामिनर की। एज एन इनकम टैक्स कमिश्नर इट हैज बीन ब्रॉट टू योर नोटिस अबाउट द टैक्स इवेजन बाय अ बिग एंड रेप्यूटेड बिजनेसमैन। आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, आपकी नजर में, आपके संज्ञान में ये लाया गया है कि जहां पर जिस सर्कल के आप टैक्स कमिश्नर हैं, जिस एरिया जो जोन आपके अंडर आता है, वहां पर एक बड़ा जाने माने रेप्यूटेड बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन है। उनके बारे में इंफॉर्मेशन आई, क्या है? द इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम रिलायबल एंड ऑनेस्ट ऑफिसर्स। आपको जिम्मेदार और ईमानदार ऑफिसर्स ने इंफॉर्मेशन दी उनके बारे में। क्या? द बिजनेसमैन carries a very good image in the society and is known for his charity and social works. He does not have any past record of tax evasion, but the complaints made by the honest officers against the businessman cannot be totally ignored. You are in a dilemma to initiate an appropriate action. You can neither discard the information passed by the honest officers nor thrust allegations against the reputed businessman. तो केस क्या है? आप एक इनकम टैक्स ऑफिसर हैं, आपके जोन में या शहर में जहां आप हैं इनकम टैक्स कमिश्नर, वहां पर जो जाना माना बिजनेसमैन है उसकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, चैरिटी करता है, सोशल वर्क करता है, बढ़िया आदमी है। बट आपको अपने कुछ ऑनेस्ट ऑफिसर से, एक रिलायबल ऑफिसर से इंफॉर्मेशन मिली है कि कहीं उन्होंने टैक्स इवेजन किया है, ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। कंप्लेंट्स किए उन्होंने। तो अब क्योंकि आपको एक ऑनेस्ट ऑफिसर ने या ऑफिसर्स ने इंफॉर्मेशन दी है, आप उस बात को, उस शिकायत को टोटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। आपके सामने आ गई डायलेमा की सिचुएशन। एथिकल डायलेमा एक टॉपिक भी है, अगर आप यूपीएससी का सिलेबस देखें वहां पर, और ये डायलेमा वाली सिचुएशन एथिक्स से रिलेटेड हो गई। आपको यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। कैसी? ऐसी प्रॉब्लम जो आपके सामने दो या दो से ज्यादा चॉइसेस पैदा कर रही है, और कोई भी चॉइस करने से पहले आपको बहुत सोचना समझना पड़ेगा, एक्शन लेना है तो, है ना, प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो। यू आर इन अ डायलेमा टू इनिशिएट एन एप्रोप्रिएट एक्शन। आपको अब दुविधा हो गई कि मैं क्या एक्शन लूं। अब इस सिचुएशन में यू कैन नीदर डिस्कार्ड द इंफॉर्मेशन पास, ना तो आप नजरअंदाज कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं उस इंफॉर्मेशन को जो ऑनेस्ट ऑफिसर्स ने आपको दी है टैक्स इवेजन के बारे में, उस रेप्यूटेड बिजनेसमैन से जुड़ी हुई। नॉट थ्रस्ट एलिगेशन अगेंस्ट द रेप्यूटेड बिजनेसमैन, ना आप जबरदस्ती कोई एलिगेशन लगा सकते हैं या उंगली उठा सकते हैं उस बिजनेसमैन के ऊपर। तो अब सवाल क्या है? ये तो हो गया केस, ये हो गई सिचुएशन, है ना। अब सवाल ये है, इन द गिवन सिचुएशन, तो जो दी सिचुएशन में परिस्थिति है, व्हाट वुड बी द प्रोबेबल ऑप्शंस। आपके पास क्या क्या चॉइसेस या ऑप्शंस हैं, आप क्या एक्शन ले सकते हैं, एक्शन से रिलेटेड, है ना। इसलिए टू रिजॉल्व द डायलेमा क्रिएटेड बिफोर यू, स्टेट द वायबल ऑप्शन गिवन प्रॉपर जस्टिफिकेशन। तो अब आपके पास क्या ऑप्शंस हैं, पहले आपने वो ऑप्शंस बताने जो आपके दिमाग में आ रहे हैं, है ना। उसके बाद जो ऑप्शंस आपने दिए हैं उसमें सबसे ज्यादा वायबल ऑप्शन आपको कौन सा लग रहा है, उसकी जस्टिफिकेशन आपको देनी है, ठीक है। वर्ड लिमिट कितनी है? 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, 400 वर्ड्स, काफी अच्छे से लिख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस को एड्रेस करने के लिए एक फॉर्मेट हम लोगों ने इवॉल्व किया है, आपको शायद उससे बहुत हेल्प मिले। देखिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, आप प्रॉब्लम को समझिए, उसके बाद आप उस इंट्रोडक्टरी एक लाइन या पैराग्राफ लिख सकते हैं इस केस के बारे में, जो कि एक तरह से जिस्ट होगी उसकी, और आप क्या करने जा रहे हैं उसका पता लगेगा। उसके बाद आप स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई करोगे। इसके अंदर स्टेक होल्डर्स मतलब जो लोग इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हैं या किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, अफेक्ट होने वाले हैं।
तो और उसके बाद आप हो सके तो वैल्यूज जो एट स्टेक हैं या अंडर क्वेश्चन है, अंडर स्कैनर है इस केस में, उनको भी कहीं ना कहीं मेंशन कर दो। इससे क्या होगा, एक एथिकल पर्सपेक्टिव और ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन फ्रॉम द एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू आप प्रेजेंट करो एग्जामिनर को। एग्जामिनर समझेगा कि आप प्रैक्टिकली सोचते हो और आप वैल्यूज का क्या इंपॉर्टेंस होता है एक सिविल सर्वेंट के लिए वो समझते हो, और आप ये भी समझते हो कि प्रॉब्लम में क्या क्या स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, और उन सबको साथ लेके उनको सबको ध्यान में रखे आपको एक जो आपके सामने सिचुएशन आई है, डायलेमा की प्रॉब्लम आई है, उसको हैंडल करना है ना। क्यों? अ सिविल सर्वेंट इज अ प्रैक्टिसिंग सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। साइकोलॉजिस्ट किस लिए? ही हैज टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल बिहेवियर। सोशियोलॉजिस्ट किस लिए? बिकॉज ही इज वर्किंग इन द सोसाइटी विद द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, है ना। तो इंट्रोडक्शन कैसे हो सकती है? दिस केस और सिचुएशन प्रेजेंट्स, और दिस केस स्टडी प्रेजेंट्स अ सिचुएशन ऑफ एथिकल डायलेमा। ये बात एम्फसाइज कीजिए। इन्वॉल्विंग वैल्यूज, वैल्यूज लाइक व्हाट? यहां क्या वैल्यूज हो सकती हैं? वैल्यूज लाइक इंटेग्रिटी, आपकी इंटेग्रिटी का भी सवाल है, और इंटेग्रिटी अंडर क्वेश्चन किसमें उठ रही है? जो रेप्यूटेड बिजनेसमैन है उसके भी। तो इंटेग्रिटी का एक वैल्यू एट स्टेक है। फेयरनेस, आपको फेयर रहना है। ऑनेस्ट ऑफिसर्स ने भले ही आप शिकायत की हो कि सीधे जाके आप जो है उंगली नहीं उठा सकते, एक्शन नहीं ले सकते, आपको सोच समझ के एक्शन लेना होगा। एंड रूल ऑफ लॉ, और जो रूल ऑफ लॉ है वो स्टैब्लिश करना है। तो एक कोर्स ऑफ एक्शन होता है, उस वो कोर्स ऑफ एक्शन बेस्ट क्या है इस सिचुएशन में, वो आपको बताना है ना। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनकम टैक्स कमिश्नर, वो आप हैं इस केस में, टू इन्फोर्स टैक्स लॉज इम्पार्शियली, मतलब बिना किसी भेदभाव के टैक्स लॉज को इंपोज करना इनकम टैक्स कमिश्नर की जिम्मेदारी है। व्हाइल इंश्योरिंग एट द सेम टाइम ही हैज टू इंश्योर दैट द कंसर्न्ड बिजनेसमैन, इस केस में जो बिजनेसमैन है, इज नॉट हैरेस्ड अननेसेसरली, है ना, अनड्यूली। द सिचुएशन डिमांड्स आर बैलेंस्ड। आप अपनी पर्सनैलिटी का एक पॉजिटिव साइड एज अ गुड कैंडिडेट फॉर सिविल सर्विस वो दिखाइए, तो लैंग्वेज वैसे यूज कीजिए। द सिचुएशन डिमांड्स अ बैलेंस्ड लॉफुल एंड एथिकल रिस्पॉन्स। संतुलित आपको जो एक्शन लेना है, सोच समझ के एक एक्शन लेना है, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कानून के दायरे में होना चाहिए, एथिकल भी होना चाहिए, नैतिक भी होना चाहिए। द मेन स्टेक होल्डर्स बता दिया आपने, इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, बिजनेसमैन हैं, ऑनेस्ट ऑफिसर्स हैं, डिपार्टमेंट आपका जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, और सोसाइटी एट लार्ज, है ना। उनके बारे में कुछ लिखना चाहें। इनकम टैक्स कमिश्नर क्यों? बिकॉज ही इज द कस्टोडियन ऑफ लॉ एंड एथिक्स। बिग एंड रेप्यूटेड बिजनेसमैन क्यों? बिकॉज ही इज द सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी, हिज रेपुटेशन एंड राइट्स आर एट स्टेक। ऑनेस्ट ऑफिसर्स क्यों? क्योंकि उनकी क्रेडिबिलिटी और मोरल भी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कोई शिकायत की है तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप ये चीजें बताइए। देन आप आइए किस बात पे, क्या पॉसिबल ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो मेरे दिमाग में 3-4 ऑप्शंस आए कि ये चीजें हो सकती है। देखिए वो एक्सटेम्पोर होता है, तो आपके दिमाग में जो ऑप्शंस आए लॉजिकल हैं तो आप लिख दीजिए। अब इसमें एक सजेशन है, ऑप्शंस को मेंशन करो, है ना, कि क्या ऑप्शंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में उनका एवेल्यूशन करो, ये ऑप्शन एथिकल है कि नहीं है, ये चूज किया जा सकता है कि नहीं, इस ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हैं कि नहीं, ये बताइए, है ना। ये टेबुलर फॉर्म में भी हो सकता है, आपने ऑप्शन के बारे में लिख दिया एक कॉलम में, दूसरे में उसके क्या कहते हैं एवेल्यूशन लिख दिया। ये पैराग्राफ फॉर्म में भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। 400 वर्ड्स हैं तो आप अच्छे से एक आंसर लिख सकते हो। इट्स अप टू यू, है ना। तो ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास? पहली चीज जो सिंपल सा ऑप्शन है वो पहले लिख दो, और जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन जो आप चूज करने जा रहे हैं वो लास्ट में लिखो। क्यों? ताकि बाद में आप उसकी जस्टिफिकेशन कंटिन्यूटी में लिख सकते हैं। तो ऑप्शन 1 क्या है? इग्नोर द इंफॉर्मेशन। आप कोई ऑफिसर्स ने इंफॉर्मेशन दी है रिगार्डिंग टैक्स इवेजन रिलेटेड टू द रेप्यूटेड बिजनेसमैन, आप कहें और छोड़ो यार, रेप्यूटेड आदमी है। कीपिंग इन माइंड द बिजनेसमैन्स क्लीन इमेज इन पास्ट रिकॉर्ड, आप इग्नोर कर दें। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? आप सीधे एक्शन ले लें, डायरेक्ट प्यूनिटिव एक्शन। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ सरप्राइज रेड, or you start making publicly accusation against the businessman that there is a case of tax evasion against him on the basis of complaints made by the honest officers. तीसरा ऑप्शन क्या है? आप खुद उस केस की जांच ना करें, you transfer the case to another officer or agency to avoid personal responsibility. चौथा ऑप्शन क्या है? Order a discreet. Discreet means silently, without making too much noise. You order a discreet preliminary inquiry.
इंक्वायरी रिपोर्ट ऑर्डर करते हैं टू वेरीफाई फैक्ट्स, जांचने के लिए कि जो कंप्लेंट आई है उसमें कोई तथ्य, कोई फैक्ट, कोई सच्चाई है कि नहीं है, बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शन, ताकि आप श्योर हो जाएं कि एक्शन जो भी लिया जाए पहले जांच करने के बाद, जांच में कुछ निकलता है तो एक्शन लिया जाएगा, नहीं तो आप कोई एक्शन नहीं लेंगे, है ना। अब इवैल्यूएशन करते हैं ऑप्शंस का। ऑप्शन वन इज अनएथिकल, हम नहीं लेंगे पहला वाला ऑप्शन, वो एक्शन हम नहीं लेंगे। क्यों? वो एथिकल एलिमेंट को रिजॉल्व नहीं करेगा। दूसरा, वो अनएथिकल और इलीगल है। आपके सामने ऑनेस्ट ऑफिसर्स ने आपके डिपार्टमेंट के एक शिकायत रखी है, कहीं से उनको पता लगा है, उनकी क्रेडिबिलिटी और मोरल का भी सवाल है, तो आपको ध्यान तो देना चाहिए, तो इग्नोर नहीं कर सकते आप, है ना। अगर उनकी कंप्लेंट में जरा सी भी सच्चाई हुई तो बहुत बड़ी गलती आपसे हो जाएगी, दैट वुड बी इलीगल। सो ऑप्शन वन इज अनएथिकल एंड इलीगल एज इट डिसरिगार्ड्स क्रेडिबल इनपुट्स फ्रॉम ऑनेस्ट ऑफिसर्स, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेबिलिटी। आपकी जिम्मेदारी है कि अगर आप शिकायत आई तो जांच जरूर करें, एंड रूल ऑफ लॉ, ठीक है ना। इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। मैंने ऐसा कहा ना, जो ऑप्शन आप एक्सरसाइज करने जा रहे हैं सबसे लास्ट में लिखेंगे, बाकी ऑप्शंस पहले लिख दीजिए। दूसरे का एवोल्यूशन किया, इनिशिएट डायरेक्ट प्यूरेटिव एक्शन, ऑप्शन टू इज अनजस्टिफाइड, ये भी नहीं कर सकते। क्यों? इट में हार्म दी बिजनेसमैन रेपुटेशन, वो जाना माना बिजनेसमैन है, उसकी रेपुटेशन, अगर वो शिकायत गलत हुई तो उसकी इज्जत खराब होगी, वो भी ठीक नहीं है ना, है ना। वाई? ऑप्शन टू इज अनजस्टिफाइड एज इट में हार्म द बिजनेसमैन्स रेपुटेशन इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट एविडेंस। शिकायत आई है बट एविडेंस अभी नहीं मिला है, so in the absence of sufficient evidence to take direct punitive action or conduct a surprise raid is not good. It also violates the principle of natural justice. भाई हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए, सीधे जाके रेड नहीं कर दोगे आप, है ना। पहले तो आप खुद श्योर हो जाओ कि ये जो शिकायत आई इसमें कुछ दम है कि नहीं है, उसके बाद आपको दूसरे को भी चांस देना चाहिए अपनी बात कहने का, सफाई दे वो, उसके बाद फिर आप जो एक्शन लेना लें, ठीक है। तो ऑप्शन टू भी हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे। ऑप्शन थ्री, ट्रांसफर द केस, ये भी गलत है। क्यों? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, आप ऐसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं? आप यू शुड बिहेव इन एन अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर। देयरफॉर इफ यू ट्रांसफर द केस टू सम अदर ऑफिसर और एजेंसी टू एंड यू अवॉइड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट विल बी setting a wrong example of moral cowardice and it will be against the principle of commitment or dedication to duty. ये एक इंपॉर्टेंट सिविल सर्विस फॉर्मेशनल वैल्यू है, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है ना। सो व्हाई? बिकॉज इट विल वीकन इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और लोग भी यही करने लगेंगे, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगा। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्टेबल। थ्री ऑप्शंस आर गॉन, द फोर्थ वन इज एक्सेप्टेबल। फर्स्ट यू विल ऑर्डर अ प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विच विल बी डन साइलेंटली, फैक्ट्स को वेरीफाई किया जाएगा, फिर कोई एक्शन के बारे में सोचा जाएगा। सो ऑप्शन फोर स्ट्राइक्स अ बैलेंस, इट्स अ बैलेंस्ड एक्शन बिटवीन फेयरनेस एंड विजिलेंस। अ कॉन्फिडेंशियल, डिस्क्रीट मतलब कॉन्फिडेंशियल, एविडेंस बेस्ड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिस्पेक्ट्स ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ विदाउट इग्नोरिंग पोटेंशियल टैक्स इवेजन, राइट। ये आप काम करेंगे, ये काम करेंगे। ऑप्शन फोर आपने चूज कर लिया, अब जस्टिफिकेशन देना है इसका, तो जस्टिफिकेशन आप इसके बाद लास्ट में दे सकते हैं। तो ऑप्शन फोर आपने चूज कर लिया, यही बता दिया, और फिर जस्टिफिकेशन साथ में आ गई। ये प्रोसेस आपका होना चाहिए आंसर करने का, खासकर जब वर्ड लिमिट अच्छी खासी आपके पास अवेलेबल है, फिर आपको बहुत अच्छे से अपनी वर्ड लिमिट का इस्तेमाल करना चाहिए। टाइम का भी ध्यान रखना है, लेकिन पूरे पेपर के सारे क्वेश्चंस करने हैं आपने। तो यू कैन से दैट द फोर्थ, आई विल चूज फोर्थ ऑप्शन, और ऑप्शन फोर इज मोस्ट वायबल ऑप्शन। व्हाई? You are the income tax commissioner, so you write the income tax commissioner must initiate a discrete and time-bound preliminary inquiry through what established legal mechanism, जो प्रोसेस उसको फॉलो करते हुए, ठीक है ना। This inquiry should be conducted confidentially, किसी को पता ना लगे, चुपचाप हो जानी चाहिए। इसलिए ताकि पब्लिक डोमेन में कोई ऐसी बात ना जाए जिससे बिजनेसमैन की रेपुटेशन बेवजह खराब हो, है ना। और अगर उसने कोई गलती की तो अलग भी हो जाएगा, तो वो भी ना हो। बेस्ड ऑन डेटा एनालिटिक्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड चेक करो, एंड थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, लोगों से जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश करो विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर और हैरेसमेंट। इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? फोर्थ ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन हम क्यों ले रहे हैं डिस्क्रीट इंक्वायरी, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का? बिकॉज आप बता दें इसके फेवर में कुछ पॉइंट्स,
It upholds the rule of law. It ensures that no one is above scrutiny. It follows the principle of natural justice, as it is not dealing with any premature judgment, not leading to premature judgment. आप किसी premature judgment पे पहुंच कर सीधे एक्शन नहीं ले रहे, आप पहले इंक्वायरी कर रहे हैं, और यही नेचुरल प्रोसेस है. ये जस्ट है दोनों साइड्स के लिए, आपके लिए भी एज एन ऑफिसर और उस व्यक्ति के लिए भी जो अंडर इन्वेस्टिगेशन है. इट प्रोटेक्ट्स रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसमैन अनलेस रॉन्ग डूइंग इज प्रूवन. कहते हैं ना, नॉट गिल्टी टिल प्रूवन, तो वो चीज है. इट रेनफोर्सेस द मोरल ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर्स, उनके लिए भी जरूरी है ना. तो इंक्वायरी तो होनी चाहिए, ना निकले कुछ तो बात अलग है ना. एश्योरिंग देम दैट इंटीग्रिटी इज वैल्यूड. So this is how you have given an explanation. A good answer is written. You can expect great marks. And मैं आपको बताऊं, एथिक्स के जो क्वेश्चंस हैं, खासकर ये जो केस स्टडी टाइप में है, कॉमन सेंस अप्रोच लगा के आप ज्यादा मार्क्स पा सकते हैं कंपेयर टू अदर क्वेश्चंस ऑफ जीएस, और अपना ओवरऑल स्कोर जीएस का बढ़ा सकते हैं. तो इसको आप इग्नोर मत कीजिएगा, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए. ठीक है. क्या फॉर्मेट आप फॉलो कर सकते हैं उसका मैंने आइडिया दे दिया है, तो उसी तरह से प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. नाउ फिर आप कह सकते हैं इट अलाइंस विद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज सच एज फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी. ऑप्शन 4. चाहें तो कंक्लूजन दे दें, ना चाहें तो भी कोई बात नहीं है, बाकी क्वेश्चन तो पूरा आंसर हो ही गया है ना. अब लास्ट क्वेश्चन आज का, क्वेश्चन 17 जीएस पेपर 4 में पूछा गया था. यहां पर एक सिचुएशन दी गई है, और सिचुएशन में अब देखते हैं क्या है, उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. तो मैं पढ़ता हूं इस सिचुएशन को या केस को. मैनी फैक्टर्स इंपैक्ट द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है, कीमत है, वो कई फैक्टर्स को ध्यान में रख के तय होती है ना. यू आर द ओनर ऑफ एन एग्रो बेस्ड शुगर इंडस्ट्री. आप एक एग्रो बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड शुगर इंडस्ट्री. एग्रीकल्चर में क्या होता है, शुगर की सोर्स क्या है, शुगर केन. तो उस इंडस्ट्री के आप मालिक हैं. यहां इंडस्ट्री का मतलब फैक्ट्री मान लीजिए आप, और ओवरऑल इंडस्ट्री शुगर इंडस्ट्री हो गई है ना. मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 2 बार ये इंडस्ट्री वर्ड यूज हुआ है, बट यहां पर ऐसा लग रहा है कि ये फैक्ट्री होना चाहिए, यहां पर शुगर इंडस्ट्री एज ए होल होनी चाहिए. Many factors impact the price of a product. You are the owner of an agro-based sugar industry. The industry is not faring well. जो आपकी शुगर इंडस्ट्री है जिसमें आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, उसमें क्या है, इट इज नॉट डूइंग वेल. द शेयर्स आर ऑन ऑल टाइम लो. जो शेयर्स हैं मार्केट में, जो कंपनीज बिजनेस में हैं, उनके काफी लो चल रहे हैं. उसके अलावा बिसाइड्स द प्राइस ऑफ शुगर केन हैड रिजन शार्पली, क्रिएटिंग फर्दर कॉम्प्लिकेशन. सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई है, कॉम्प्लेक्स बन गई है. क्यों? क्योंकि शुगर केन जो बेसिक रॉ मटेरियल है शुगर बनाने का, उसके प्राइसेस भी बढ़ गए हैं. तो जब इनपुट कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो इनपुट कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर प्राइस भी आपको शुगर की बढ़ानी पड़ेगी, है ना, अगर प्रॉफिटेबल रहना है तो, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी. व्हाट विल यू डू इन सच सिचुएशन. आपसे ये पूछा गया है कि इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, है ना. यहां पर अब आपको क्या किया उन्होंने, पहले वाले केस में ऑप्शंस आपको खुद क्रिएट करने थे, यहां पर ऑप्शंस दे दिए 3 ABC, है ना. तो इनमें से क्या पूछा गया है, व्हाट विल यू डू इन सच अ सिचुएशन. फर्स्ट, फाइंड आउट एन अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ शुगर केन एंड समहाउ मैनेज टू रन द यूनिट. आप क्या करेंगे, ये करेंगे कि एक अल्टरनेटिव सोर्स, शुगर केन की जगह कोई और चीज शुगर जो प्रोवाइड कर सकते, जिससे शुगर बन सकती है, उस सोर्स को यूज करेंगे और किसी तरह से अपनी जो शुगर फैक्ट्री या यूनिट है उसको चलाएंगे. दूसरा, क्या आप ये करेंगे, इंक्रीज द प्राइस ऑफ शुगर. शुगर जो आप प्रोड्यूस करें उसकी प्राइस बढ़ा दें ड्यू टू हाई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ गई है शुगर केन की कॉस्ट बढ़ने से. या फिर आप स्टॉप मैन्युफैक्चरिंग शुगर, आप शुगर फैक्ट्री में शुगर बनाना ही बंद कर देंगे टिल द प्राइसेस ऑफ शुगर केन कम डाउन, और वेट करेंगे जब तक शुगर केन की जो रॉ मटेरियल उसकी प्राइसेस कम हो जाए. या फिर इज देयर एनी अदर ऑप्शन बेटर देन दो स्टेटेड, या आपके पास इससे बेटर कोई ऑप्शन है जो इनसे बेटर है. इफ सो, अगर ऐसा है तो जस्टिफाई विद रीजंस. तो आप रीजंस दीजिए कि वो इन ऑप्शन से बेटर ऑप्शन आपके पास है, उस क्या आप करेंगे, अब आपको ये बताना है. ठीक है, तो इन ऑप्शंस को में से कौन सा चूज करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं वो भी बताना पड़ेगा आपको, है ना. तो यहां पर भी 400 वर्ड्स हैं की लिमिट है. तो आप क्या कर सकते हैं, अगेन एक इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेक होल्डर्स बता दें, वैल्यूज कहीं आप बता सकें क्या अंडर क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छा. और फिर उसके बाद आप जो है इन ऑप्शंस के बारे में बात करें, इवैल्यूएट करें इनको, फिर जो ऑप्शन चूज करें
उसको जस्टिफाई करें रीजंस, खासकर इन तीनों के अलावा कोई और ऑप्शन चूज करें तो उसको जस्टिफाई करें विद रीजंस, कोई इनमें से कोई चूज करें तो उसको भी जस्टिफाई करें विद रीजंस। तो जस्टिफिकेशन देनी है, कारण बताने कि क्यों कोई पर्टिकुलर ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं। लेट अस मूव फॉरवर्ड। तो इस केस में, सिचुएशन में आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं द गिवन सिचुएशन इज अ केस ऑफ व्हाट, डायलेमा। पहले की तरह ये भी डायलेमा क्रिएट करी, दुविधा क्रिएट करी। कैसी? एथिकल डायलेमा क्यों है? क्योंकि प्रॉफिट ही सिर्फ मोटिव नहीं हो सकता बिजनेस का। जो स्टेक होल्डर्स हैं, किसान जैसे शुगर केन लेना है आपको, जो कंज्यूमर है जिसको शुगर केन आपको शुगर बेचनी है आपको मैन्युफैक्चर करके, ये सब स्टेक होल्डर हैं, इन सब का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और गवर्नमेंट भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है शुगर फैक्ट्री में, इंडिया में शुगर इंडस्ट्री में, है ना। तो वो भी एक स्टेक होल्डर है। सब फैक्टर्स को ध्यान में रखे आपको। तो ये एथिकल डायलेमा भी है और मैनेजरियल डायलेमा भी है। क्यों? क्योंकि आपको मैनेज करना है बिटवीन द प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड द फाइनल प्रोडक्ट। So the given situation is a case of ethical and managerial dilemma. The best decision would be the one that take into account the key aspects. कौन सा डिसीजन बेस्ट होगा? जो ऑप्शंस दिए गए हैं तीनों, ये इनमें से कोई बेस्ट होगा या आपको चौथा ऑप्शन सोचेंगे? वो कैसा होना चाहिए? बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा? That takes into account the key aspects such as economic viability, employee security, and what we can say long term sustainability of the business. अरे किसी बिजनेस को चलाने के लिए उसको वायबल होना चाहिए इकोनॉमिकली, एम्प्लॉइज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। वाई? बिकॉज दे आर ऑल्सो स्टेक होल्डर, दे आर योर इंटरनल क्लाइंट्स, उनके बिना आप काम ही नहीं कर सकते, प्रोडक्शन ही नहीं कर सकते। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, साथ में लंबे समय तक बिजनेस चल सके, प्रॉफिटेबल रहे। अगर वो नहीं हो पाएगा तो बिजनेस चला नहीं जा सकता। तो इन फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ेगा रिगार्डिंग द शुगर फैक्ट्री। स्टेक होल्डर्स कौन है मेजर इसमें? आप इंडस्ट्री ओनर हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं वो हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, है ना, उनको भी प्रॉफिट में हिस्सा नहीं होता है। शुगर केन फार्मर्स हैं, कंज्यूमर्स, एंड यूजर, एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, गवर्नमेंट भी है, लोकल इकोनॉमी भी है। एक लोकल सेटिंग में आप काम कर रहे हैं जहां से आप शुगर केन लेते हैं, वहीं के कुछ लोकल लोग काम कर रहे होंगे, तो बहुत लोगों की लाइवलीहुड स्टेक पे है। ये सारे स्टेक होल्डर्स हो गए ना। नाउ ऑप्शंस को इवैल्यूएट करते हैं सीधे जो दिए गए हैं, और आप चूज करेंगे कि नहीं, साथ साथ बता सकते हैं आप। देखिए, ऑप्शन ए, you will find an alternative source of sugarcane and somehow try to run the sugarcane unit. आप अगर ये चूज करते हैं तो क्या होगा? इट मे रिड्यूस रॉ मटेरियल कॉस्ट इन द शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में हो सकता है कि आपकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट कम हो जाए। हाउएवर इट मे एडवर्सली अफेक्ट लोकल फार्मर्स। अगर आप गन्ना लेके शुगर नहीं बनाएंगे, लोकल फार्मर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उनके लाइवलीहुड का एक इंपॉर्टेंट सोर्स है, उनकी ऊपर बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री फॉर द लाइवलीहुड। वेस्टर्न यूरोप में बहुत लोग ऐसे हैं, तो उनको इग्नोर नहीं कर सकते आप, है ना। इफ द ऑल्टरनेटिव सोर्स कॉम्प्रोमाइजेस क्वालिटी ऑफ लीगलिटी, अगर क्वालिटी और लीगलिटी, अगर ऑल्टरनेटिव सोर्स आप यूज करते हैं उससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती हैं, तो भी वो अच्छी बात नहीं होगी, है ना। इट में हम ब्रांड क्रेडिबिलिटी, आपका जो शुगर ब्रांड है उसकी क्रेडिबिलिटी मार्केट में डाउन हो जाएगी। देयरफॉर बाईपासिंग लोकल फार्मर्स सोनली फॉर कॉस्ट कटिंग, लोकल फार्मर्स को इग्नोर करके कॉस्ट कटिंग के लिए कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स ढूंढना अच्छी बात नहीं होगी। क्यों? बिकॉज इट वायलेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ फेयरनेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। So it does not appear to be the best choice. So you can say it is not the best choice. So you are not choosing it basically. You are not choosing the option A. Now we go to option B. Option B क्या है? You will increase the price of sugar. तो शुगर की प्राइस आपने इंक्रीज कर दी, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? ये चूज करेंगे तो क्या होगा? It might help in the recovery of higher production costs. आपने प्राइस बढ़ा दी तो हायर प्रोडक्शन कॉस्ट की रिकवरी हो जाएगी, प्रॉफिट लगभग जहां है वही रहेगा और आपके फाइनेंशियल स्टेबल रहेंगे। बट ये बात नहीं भूल सकते, शुगर इज वन ऑफ द इसेंशियल कमोडिटीज इन द कंट्री, सो प्राइस हाइक विल डायरेक्टली बर्डन कंज्यूमर्स। हर व्यक्ति शुगर यूज करता है, तो लोअर मिडिल क्लास पुअर सेक्शन पे और ज्यादा बुरा असर पड़ेगा, है ना। तो उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, स्पेशली द पुअर। सो जब आप प्राइस बढ़ाएंगे तो रेगुलेटरी इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी हो सकता है। क्यों? स्टेट का एक इंपॉर्टेंट रोल है शुगर मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिया के अंदर, इसलिए। तो वाइल
इकोनॉमिकली ये ऑप्शन बी साउंड लगता है कि आप शुगर की प्राइस बढ़ा देंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, दिस ऑप्शन लैक्स सोशल सेंसिटिविटी। सोशल सेंसिटिविटी की कॉम्प्रोमाइज होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज इफ यू इंक्रीज प्राइस एब्रप्टली एंड टू मच, it is done without moderation. So it can be one of the choices, but not the best choice. आगे चलते हैं, तो इसको अभी अंडर कंसिडरेशन रखते हैं, सीधे काटा नहीं मारते है ना, इसको ऐसे कर देते हैं। फिर ऑप्शन सी, स्टॉपिंग मैन्युफैक्चरिंग टेम्पोरली। जब तक शुगर केन प्राइस कम नहीं होती, स्टेबलाइज नहीं होती, तब तक आप मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे शुगर। इससे क्या होगा, इट मे रिड्यूस लॉसेस आपके कम हो जाएंगे, बट इसका बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर, लाइवलीहुड पे। किसके, जो फैक्ट्री में आपके काम कर रहे हैं लोग, वर्कर्स, एम्प्लॉइज, फार्मर्स और पूरी सप्लाई चेन से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, सबकी लाइफ पे कोई ना कोई नेगेटिव असर पड़ेगा। तो अगर लंबे समय तक आपने बंद कर दिया, प्रोलॉन्ग शटडाउन कैन लीड टू अनएम्प्लॉयमेंट, एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, फार्मर डिस्ट्रेस, फार्मर्स की को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, एंड लॉस ऑफ मार्केट शेयर। और कॉम्पिटिटर्स अगर मार्केट में प्रेजेंट हैं और आप नहीं हैं, आपको प्रोडक्ट, तो फिर लंबे समय में वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं, आपको परमानेंट लॉस हो जाएगा। दिस ऑप्शन रिफ्लेक्ट्स रिस्क एवर्जन। इस ऑप्शन में क्या है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, अवॉइड करने की टेंडेंसी दिखाई दे रही है, बट इट इज फेलिंग टू एड्रेस द रूट प्रॉब्लम। जो रूट कॉज है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश नहीं दिखाई दे रही। तो ये ऑप्शन भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, इसको काटा मार सकते हैं। अब क्या सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे या इससे बेटर हमारे पास कोई ऑप्शन है, ये देखते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं कि सेकंड ऑप्शन थोड़ा वायबल लगता है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल इतना वायबल नजर नहीं आता। हम कोई और बेटर ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। वो क्या हो सकता है, वी कैन गो फॉर अ फोर्थ ऑप्शन, वी कैन कॉल इट ऑप्शन डी। व्हाट विल बी आवर ऑप्शन? अब यहां पर आप अपनी रेंज ऑफ थॉट, pragmatic way of handling and solving problems, sound decision making, ये abilities शो कर सकते हैं, जो कि कैंडिडेट में प्रेजेंट होनी चाहिए सिविल सर्विस के। तो यू कैन से we can go for some other option. What is that option? To adopt, you will adopt a multi-pronged, है ना, multi-dimensional, you can say multi-pronged, you will adopt a multi-pronged approach which is meant to make the entire thing sustainable. उसमें क्या सजेशंस इंक्लूड हो सकते हैं? फर्स्ट, यू विल ट्राई टू इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी। शुगर केन की प्राइस बढ़ गई, हम शुगर केन प्रोक्योर करेंगे, पर हम देखते हैं शुगर इंडस्ट्री में प्रैक्टिकली कई बार ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी की वजह से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल वेस्ट होता है। यहाँ रॉ मटेरियल का प्रॉपर यूज नहीं होता, यहाँ रॉ मटेरियल के बाय प्रोडक्ट्स हैं उनका प्रॉपर यूज नहीं होता, जिसमें पैसा और कमा सकता, कंपनसेट कर सकते हैं इंक्रीज शुगर केन प्राइस जो है उस चीज को। तो इंप्रूवमेंट इन ऑपरेशनल एफिशिएंसी थ्रू टेक्नोलॉजी, बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, तो कुछ हद तक आप जो है नेगेट कर पाएंगे या नलीफाई कर पाएंगे इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज शुगर केन। दूसरी चीज, यू कैन डाइवर्सिफाई। सिर्फ शुगर ही कोई प्रोडक्ट क्यों हम बनाएं, शुगर के अलावा हम दूसरे प्रोडक्ट्स भी जो शुगर केन से बन सकते हैं, उसके रेसिड्यू से बन सकते हैं, उनसे कुछ काम लेने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट हो जाए और हम जो भी लॉस हो रहा है इंक्रीज प्राइसेस की वजह से शुगर केन की, उसको कंपेंसेट कर सकें। वो कैसे? डाइवर्सिफिकेशन टू बाय प्रोडक्ट्स सच एज इथेनॉल। इथेनॉल पेट्रोल में भी मिक्स होता है, इथेनॉल लैब्स में भी यूज होता है, तो कई जगह इसका यूज हो सकता है, डिमांड में हो सकता है ना। बायोगैस से बेस्ड सैनिटाइजर्स बनते हैं, पावर जनरेशन हो सकती है, ये बायोफ्यूल का काम कर सकता है जो बाद में रेसिड्यू बचता है शुगर केन से, है ना, एंड बायो फर्टिलाइजर्स बन सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन, है ना। आजकल ये बहुत कुछ चल भी रहा है इस तरह का, शुगर केन का वेस्ट है, पैडी का वेस्ट है, उनसे बायो फर्टिलाइजर्स बन रहे हैं, है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? यू ओपन नेगोशिएशंस विद फार्मर्स, उनको कह सकते हैं स्टैगर्ड पेमेंट्स। हम आपको इकट्ठा पेमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी प्रोडक्शन कंटिन्यू करना जरूरी है, थोड़ा डाइवर्सिफाई करने के लिए कॉस्ट बढ़ेगी, तो हम आपको पेमेंट्स पार्ट्स में देंगे। या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड प्राइसिंग, जिस तरह का प्रोडक्शन और प्रॉफिट होगा उस तरह से प्राइसिंग थोड़ा वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन आपको शुगर केन हम आपका जरूर खरीदेंगे और शुगर जरूर प्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपका भी काम चले और हमारा भी काम चले। ये बेटर प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी है। दिस एंश्योर्स ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट, है ना।
देन अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी यू विल गो टू द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस इंडस्ट्री में. सीकिंग गवर्नमेंट सपोर्ट सच एज सब्सिडीज, सॉफ्ट लोन्स और इथेनॉल ब्लेंडिंग इंसेंटिव्स. बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ाएंगे, मॉडरेट प्राइस एडजस्टमेंट कंबाइंड विद एफिशिएंसी गेन्स. एफिशिएंसी आप ले आए ऑपरेशन में तो आप उसको नलीफाई, उसको ओवरकम कर पाएंगे जो शुगर केन की इंक्रीज कॉस्ट की वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग प्राइसेस शार्पली. ये ऑप्शन आप चूज कर रहे हैं, मल्टी प्रॉन्ग्ड सस्टेनेबल स्ट्रेटेजी. किस लिए? उसकी जस्टिफिकेशन विद रीजंस दे देते हैं. जस्टिफिकेशन क्या है? सम अदर ऑप्शन, द लास्ट ऑप्शन इज द मोस्ट सुटेबल चॉइस बिकॉज व्हाई? बिकॉज इट इज बैलेंसिंग इकोनॉमिक प्रूडेंस विद इकोनॉमिक्स का भी ध्यान रख रहे हैं आप और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रख रहे हैं. बैलेंस हो गया. डाइवर्सिफिकेशन आप अडॉप्ट कर रहे हैं. It will help in reducing over dependence on sugar prices, and this will in long run stabilize your revenues as the owner of the sugar factory. It will also, this choice is good. Why? Because you are thinking of farmers' welfare. You are not ignoring them. It will ensure long-term supply security and social goodwill. Then you are protecting employment. Farmers को इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके वर्कर्स और एम्प्लॉय अपने काम कर रहे हैं, वो भी अनएम्प्लॉयड नहीं होंगे, काम चलता रहेगा. तो ये प्रिंसिपल ऑफ कंपैशन को ध्यान में रखते आप कर रहे हैं. दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम एन एथिकल सिविल सर्वेंट. वो क्वालिटी आप डिस्प्ले कर रहे हैं. एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट अकाउंटेबिलिटी. एफिशिएंसी लाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब आप प्रोएक्टिव हैं, अकाउंटेबल, जिम्मेदारी से काम करना जानते हैं. ये क्वालिटी आप डिस्प्ले कर रहे हैं. तो आप कह सकते हैं, चाहे तो कंक्लूजन लिखें, ना चाहे तो ना लिखें, पहले वाले केस की तरह ही. लास्ट में आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि एन एथिकल बिजनेस डिसीजन मस्ट गो बियॉन्ड शॉर्ट टर्म प्रॉफिट और लॉस. इट शुड बी सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव. ये वर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है. आपकी चॉइस ऑफ वर्ड्स तय करती है कि आप कितने अच्छे से अपने आप को सेल कर रहे हैं टू द एग्जामिनर कि हां आप एक अच्छे कैंडिडेट हैं सिविल सर्विस के लिए. राइट? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन से दैट a good option or choice has to be sustainable and inclusive, where you protect farmers' interests, you are minimizing consumer burden, you are taking care of farmers, consumers, all the stakeholders. You are safeguarding employment, therefore you are taking care of your workers and employees also, and you are ensuring long-term viability. This approach is good. Why? Multi-pronged approach, because it aligns well with the values at stake. What are the values? ये हाँ last में mention किया मैं. Values like fairness, then social responsibility, economic resilience. All this is important for ethical leadership in business, right? So this is how you can write a good answer. I think today's exercise is quite helpful in developing a good approach to solve such or to write good answers to such questions which are situation based or which are presented in the form of case study. So this is it. With this, I will wind up. This was my last session with you as far as PYQs related to ethics questions in GS paper 2 and GS paper 4 are concerned. Thank you so much.